गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे 30 मई से रिलेटेड उत्तराखंड के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन की, मिड डे मील योजना पर एक आरटीआई में हुए खुलासे की, जिलों को कोरोना से रिलेटेड क्या ऑर्डर्स मिले हुए हैं, क्या आदेश हैं, और भी बहुत सारी न्यूज़ेस हैं डिस्कस करने के लिए। दोस्तों हम पूरा डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सारे उत्तराखंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाकर सब्सक्राइब करें और सामने बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, देखिए, उत्तराखंड पंचायती राज अध्यादेश से रिलेटेड। अब यहाँ पे आप अध्यादेश का ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड पंचायती राज चतुर्थ संशोधन अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद 105 ग्राम पंचायतों में रिक्त चल रहे ग्राम प्रधान पदों पर 6 माह के लिए प्रशासक बैठाए जा सकेंगे और यह जिम्मा जिलाधिकारियों को दिया गया है। तो अगर हम इस पर डिस्कस करें आपकी, तो ये जो पंचायती राज अध्यादेश आप देख रहे हैं, पंचायती राज अध्यादेश अगर हम कहें तो पंचायती राज अधिनियम, यानी कि पंचायती राज अधिनियम जो है वो आया था 2016 में। देखिए, पंचायती राज अधिनियम 2016 में ये हुआ था। आपने अगर अलग अलग चीज़ें पढ़ी हों तो आपको पता होगा कि जो 2 बच्चों से ज़्यादा वाला है उसके चुनाव लड़ने के बारे में बात हो जा रही थी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात हुई थी कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। ये सारा का सारा इसी अध्यादेश के अंदर लिया गया था। तो अब देखिए, जो ये अध्यादेश के अंदर जब ये चीज़ें ली गई तो कई विरोध भी देखने के लिए मिला था। तो तब ये डिसाइड किया गया था कि जो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम है, अगर उसका बहुत विरोध होता है तो उसे एक अध्यादेश की तरह लाया जा सकता है। तो उसको उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अभी अध्यादेश की तरह पेश किया है और अब वो अध्यादेश की तरह आ गया। तो उसमें जो फैसला लिया गया है, उसमें जो 105 ग्राम प्रधानों की, यानी कि ग्राम पंचायतों की जो रिक्त पद हैं, उसमें क्या किया जा सकेगा, प्रशासकों को बैठाया जा सकेगा, यानी कि विदाउट इलेक्शन भी अभी वहाँ पे कुछ लोगों को बैठाया जा सकता है। तो यह है उत्तराखंड पंचायती राज अध्यादेश, या ये हम कहें कि ये चतुर्थ संशोधन है, 4th अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अल्मोड़ा में आप देख सकते हैं 25, पौड़ी में 14। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में। बागेश्वर में 11, उधम सिंह नगर में 10, पिथौरागढ़ 7, रुद्रप्रयाग 10, चमोली 9, हरिद्वार 5, उत्तरकाशी 3, देहरादून 2, टिहरी 4, नैनीताल 3 और चंपावत में 2 पोस्ट खाली हैं। तो इनको अब कैसे भरा जा सकेगा दोस्तों? तो इनको भरने के लिए इस अधिनियम, यानी कि इस अध्यादेश का सहारा लिया जाएगा। उत्तराखंड पंचायती राज अध्यादेश का सहारा लिया जाएगा, चतुर्थ संशोधन का, और इन ग्राम पंचायत के पदों पे गांव के संभ्रांत लोगों को बैठाया जाएगा। चलिए अगले देखते हैं। सरकार ने राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में लोगों को जाने की छूट दे दी है। तो देखिए, इसमें क्या है, आपने अगर ऑनलाइन आवेदन किया है कि आपको इधर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से इस डिस्ट्रिक्ट में आना है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आना है, उत्तराखंड के अंदर अगर आपको ट्रैवल करना है, तो आपने जो ऑनलाइन सबमिट अपना फॉर्म किया है उसको ही पास मान लिया जाएगा और उसके थ्रू आपको परमिशन दे दी जाएगी। अब मान लीजिए आपका ये जो ऑनलाइन सबमिशन था, अगर ये कैंसिल हो जाता है तो भी आपका पास माना जाएगा और आपको परमिशन होगी कि आप ट्रैवल कीजिए। अब जो इसके बाद अगला क्वेश्चन जो इस पूरे मुद्दे के बाद उठा था कि मान लीजिए उत्तराखंड के किसी रेड जोन डिस्ट्रिक्ट से किसी को ऑरेंज जोन डिस्ट्रिक्ट में जाना हो, तब क्या होगा? तो दोस्तों, अभी आपको पता है कि सारे के सारे उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में हैं, तो इसीलिए इस आदेश के ऊपर कोई भी समस्या आनी नहीं है। आगे आने वाले टाइम पे अगर किसी कारणवश कोई जिला रेड जोन में आता है, कोई ऑरेंज जोन में रहता है, तो उसके लिए दोबारा से कोई नया फैसला दिया जा सकता है। फिलहाल क्या है, आपका ये ऑनलाइन सबमिशन या ऑनलाइन आवेदन जो आपने किया हुआ है, इसी को पास मान लिया जाएगा। और दोस्तों, ये जो पास है ये आपके स्टेट के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए अलाउड है। आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है
तो ये पास आपका अलाउड होगा, और इसके अंदर आपको 14 दिन या कोई भी क्वारंटाइन नहीं होना होगा। चलिए अगला देखते हैं, मिड डे मील स्कीम। आपने काफ़ी सुना होगा मिड डे मील स्कीम के बारे में, और उत्तराखंड में काफ़ी ज़रूरी भी है न्यूट्रिशंस के लिए। तो देखिए, ओवर 1 लाख चिल्ड्रंस इन उत्तराखंड डिड नॉट गेट फूड अंडर मिड डे मील स्कीम ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को उत्तराखंड में मिड डे मील का भोजन नहीं मिला है। देखिए पूरी न्यूज़ क्या है कि द वायर, आपने नाम सुना होगा द वायर, ये एक पत्रिका भी है, एक न्यूज़ चैनल भी है, और आर्टिकल्स भी लिखते हैं, द वायर। इसने जो आरटीआई डाली थी उसके अंदर ये पता चला है कि गवर्नमेंट ने लगभग 1.4 लाख बच्चों को मिड डे मील स्कीम के दौरान अप्रैल से मई के बीच में कोई भी फूड सिक्योरिटी या फूड अलाउड नहीं किया है, या इतने बच्चों को फूड नहीं मिला है। अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंट में ये सीधा सीधा कहा गया है कि 66 वर्किंग डेज़ में से 48 वर्किंग डेज़ में ही जो खाना है या जो सामान है या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो राशन है, वो प्रोवाइड किया गया है 66 वर्किंग डेज़ में से केवल और केवल 48 डेज़ में। कब? मार्च 13 से लेकर के मई 17 के बीच में। फिर देखिए इस डॉक्यूमेंट में जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज़ें बताई गई हैं आरटीआई के अंदर। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, तो यहाँ है 6 लाख या 689 का मतलब हम कह सकते हैं 7 लाख के करीब बच्चों में से 7 लाख करीब बच्चों में से देखिए केवल 5,51,000 बच्चों को मिड डे मील का खाना मिला है, या फिर सिक्योरिटी अलाउंस मिला है फूड का। फूड सिक्योरिटी अलाउंस मतलब कि या तो आप खाना दे रहे हैं या उतना स्तर का उनको राशन प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर उसका पेमेंट उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं। वैसे राशन ही प्रोवाइड होता है। जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा मध्य प्रदेश जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया है जो मिड डे मील का राशन स्टूडेंट्स के घर में तक प्रोवाइड करा रहा है। देखिए 17,000 के करीब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उत्तराखंड में, उनमें पढ़ने वाले 7 लाख के करीब बच्चों में से 5.5 लाख बच्चों को खाना मिला, और 1,37,000 बच्चों को ना तो कुकड मील मिला है, ना ही फूड सिक्योरिटी अलाउंस मिला है अप्रैल के मंथ में। अब देखिए इसमें हम सीधा किसी पे आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आपको इस पर्सपेक्टिव में देखना हो तो देखिए आपके लिए ये डाटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप किसी पर्सपेक्टिव में जैसे स्टेट पीसीएस है या ऐसा कोई, तो अगर आपको ये वाइड रोल में देखना है तो इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं ऐसा ना हो पाने के, दूर दराज के एरियाज़ में, या राशन वितरण ना हो पाना, या लॉकडाउन के दौरान होने वाली समस्याएं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि वैसे भी भारत में देखिए कुपोषण की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो ऐसे फूड अलाउंसेस को प्रोवाइड कराना सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं मिड डे मील स्कीम के बारे में। तो आपको मिड डे मील स्कीम आपने काफ़ी नाम सुना होगा। तो एक काफ़ी पुरानी एक स्कीम है जो कि 1995 में, जी हाँ 1995 में जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, देखिए पीवी नरसिम्हा राव, उस समय पे ये लॉन्च हुई थी। और ये क्या है, एजुकेशन और हेल्थ केयर के अंडर आती है। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप ध्यान देंगे तो आर्टिकल 24 है। तो आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज, यानी कि बाल श्रम के खिलाफ है वो। उसी में पैराग्राफ 2 के अंदर आता है, पैराग्राफ 2C हम कह सकते हैं। आर्टिकल 24 आपको याद रखना है। इसके अंदर यह आता है कि जो मिड डे मील है, यानी कि जो एक तरीके से संतुलित आहार है, वो भी बच्चों को प्रोवाइड होना चाहिए। उसी के अंडर, उसी स्कीम, उसी एक आर्टिकल के अंदर इसके बारे में सोचा गया, और पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंदर इसको 1995 में स्टार्ट किया गया था। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि आपको पता होगा HRD मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अभी वर्तमान में HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, और आपको पता होना चाहिए वो इससे पहले उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। हर महीने 1 दिन की वेतन कटौती के फैसले से शिक्षक संगठनों में कड़ी नाराजगी है। अब देखिए हुआ क्या, सरकार ने ये फैसला लिया कि 1 दिन का जो वेतन है शिक्षकों का, वो कोरोना से लड़ने के लिए काट लिया जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले भी DA का जो अलाउंस है या इस तरीके के कुछ अलाउंसेस गवर्नमेंट ने लिए हैं, और 1-1 दिन की सैलरी काफ़ी टीचर्स ने अपनी ऑलरेडी गवर्नमेंट को दी हुई है। लेकिन ये जो 1 दिन की सैलरी थी, ये गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक फैसला लिया है कि वो 1 दिन की सैलरी
टीचर्स को नहीं देगी। और इसके तुरंत बाद क्या है, टीचर्स ने इसमें काफ़ी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं टीचर्स के, उन्होंने एक काफ़ी बड़ा विरोध जताया है कि ऐसे में सरकार अपने आप ये फैसले लेने शुरू कर रही है। अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो टीचर्स को बोल सकती है, लेकिन इस तरीके से पैसे काटना एक तरीके की मनमानी है। अब मैं आपको हाल ही में बता दूं कि उत्तराखंड में सांसद विधायकों की जो सैलरी है उसको काटने के लिए भी, यानी कि उसमें से भी 30% की कटौती के लिए बात की गई थी, जिसको नहीं माना गया है विधायकों के द्वारा। तो देखिए, ये तो खैर इंटरलिंकेज की बात हो गई। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे टीचर्स ने क्या किया है, इस एक बात का विरोध किया है। अब देखिए, यहाँ से आपको गवर्नमेंट की एक पावर के बारे में भी पता चलेगा। तो अगर मैं आपको अभी बताऊँ तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जी हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का अधिग्रहण कर दिया है। यानी कि अब सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो ये सभी इमरजेंसी पावर ऑफ स्टेट या फिर एक राज्य की, एक देश की इमरजेंसी पावर्स के अंदर आती हैं, जो उसके अंदर पावर्स उसको मिलती हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। तो ये थे दोस्तों आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें हमने सारे के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में विस्तृत चर्चा की। तो दोस्तों, आप जितने भी स्टडी ग्रुप्स में हैं, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, उसमें आप उत्तर पाठशाला चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये करंट अफेयर का सेशन पहुंच सके, और जो हम न्यूज़ रोज़ की पढ़ते हैं उस न्यूज़ को एक एनालिटिक वे में और एक डीप स्टडी के रूप में पढ़ सकें। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।